भी कशीदगी नजर आ रही है, जबकि मुईशत के हवाले से मुश्किल फैसले लेने के बावजूद अवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही। हुकूमत का मानना है कि मुश्किल फैसले तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों की वजह से किए जा रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ इस पर बज़िद है कि इम्पोर्टेड हुकूमत क्योंकि साजिश के जरिए आई है, इसे अवाम की नहीं बल्कि अपने केसेस के खात्मे की फिक्र है। बहरकैफ अवाम की जिंदगी महंगाई की वजह से पहले ही अजीरन थी, मगर IMF डिमांड्स ने जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी है। इस वक्त मुल्क में तवानाई का बहरान जारी है, महंगाई का तूफान आ चुका है, सियासी कशमकश हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और दोस्त ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली अभी तक नहीं हो पाई। चीन, सऊदी अरब, UAE, अमरीका समेत दीगर ममालिक की तरफ से बराह रास्त सरमायाकारी की बजाय कर्ज की उम्मीदों पर हुकूमत 1 साल का वक्त गुजारने का टारगेट सामने रखे हुए है। तहरीक इंसाफ इदारे पर बराह रास्त तनकीद तो नहीं कर रही, मगर बयानात में फौज को गलती का एहसास दिलाने की कोशिश जरूर कर रही है, जबकि अभी तक साजिश के बयानिए के अलावा तहरीक इंसाफ के पास कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा कि जिसे वो इलेक्शन का नारा बना सके। इसी तरह शहबाज हुकूमत के पास गुज़िश्ता हुकूमत पर इल्जाम आयद करने के अलावा बज़ाहिर कोई एक्शनेबल प्लान नहीं दिख रहा। हर फैसले से कबल शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट, इदारे और इत्तेहादियों को भी मद्देनजर रखना होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी फैसले को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। एस्टैब्लिशमेंट खामोश हमायत से दस्तबरदार भी हो सकती है और इत्तेहादी तो वैसे ही कभी यहाँ तो कभी वहां। नाजरीन, इस तमाम में तहरीक इंसाफ का क्या गेम प्लान है? हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर खजाना असद उमर साहब। असद उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा सर कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत भड़के और बहुत गरजे बरसे असेंबली में, इदारे न्यूट्रल रहे तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। किसकी तरफ इशारा था? सिर्फ MQM से ही मुखातिब थे या आप लोगों की तरफ भी? अच्छा, पहले तो आपका जो इब्तदाइया था उस पर मैं कमेंट कर दूं। मेहर, आपने जो बातें की उसमें एक सदा बात थी जिसपे मेरे नुक्ता नजर मुख्तलिफ है, लेकिन एक चीज जिसपे मुझे शदीद एतराज है, आपने कहा कि शहबाज शरीफ के पास कोई गेम प्लान ही नहीं है। वो इतना जबरदस्त गेम प्लान सामने लेकर आए हैं कि मुझे तो लग रहा है कि अगली दफा जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है वो शायद उनको मिले, क्योंकि वो इनकलाबी पॉलिसियां लेके आ रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि मैं कपड़े बेचकर महंगाई खत्म करूंगा, और उसके बाद दूसरा इनकलाबी कदम उन्होंने पेश किया जब उन्होंने कहा कि मैं सारी रात जागकर महंगाई खत्म करूंगा। आप कहती हैं उनके पास प्लान ही कोई नहीं, इतने बड़े बड़े वो इनकलाबी फैसले कर रहे हैं। अच्छा जी, बिलावल किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? यहां पर ज्यादातर पाकिस्तान में तो अंदरून सिंध के अलावा पीपल्स पार्टी की जमानत ही जब्त होती है, तो किसी और की तरफ से सबसे ज्यादा इशारा तो उन्हीं की तरफ होगा कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो उन्होंने तो फारिग हो जाना है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं, मेरे ख्याल में जितने देखने वाले लोग हैं, सियासत को जो समझते हैं और देखते हैं, वो सब मानेंगे कि इस वक्त तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है। मुख्तलिफ राय हो सकती हैं, कितनी सीट्स आएंगी कितनी नहीं आएंगी, लेकिन हर सर्वे ये दिखा रहा है कि सबसे मकबूल पार्टी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ है। तो अगर बिल्कुल वाकई में न्यूट्रल फ्री फेयर इलेक्शन हो तो सबसे बड़ा उसका फायदा तहरीक इंसाफ को ही होगा। तो न्यूट्रल फ्री फेयर इलेक्शन हो तो जमानतें जब्त पीपल्स पार्टी की हो जाएंगी, यानी कि आसिफ अली जरदारी को कोई यकीन दहानी कराई गई है अगले इलेक्शन की, जो वो कमर कस के सारे जालों को मुबारकबाद देते फिर रहे हैं कि अगली हुकूमत हमारी है? ये वैसे वाकई में बड़ी एक मजबूत तरीके से ये खबर फैलाई गई है, और यहाँ पर इस्लामाबाद में भी जो जूनियर बिल्कुल सरकारी अफसर भी नहीं, जो मुलाजिम हैं, उनके अंदर भी आजकल ये कि जी सुना ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है। वो पीपल्स पार्टी जो पूरे पंजाब से 2 या 4 सीट के अलावा नहीं जीत सकती, जो जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें ज्यादातर में पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जमानत जब्त हुई है पीपल्स पार्टी की। खैबर पख्तूनख्वा में नामो निशान खत्म हो गया है। वो पार्टी बातें कर रही है अगली हुकूमत बनाने की, तो या तो उनकी खाम ख्याली है या कोई बहुत ही बड़ा मंसूबा है जिससे ये होने वाला है। क्या लग रहा है आपको इन दोनों में से कौन सा है? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब खाम ख्यालियों पे तो चलते नहीं है। मेरे ख्याल में पहले वाला है जी। इसके अंदर जो भी आप कर लें, हाँ, जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, दबाव डाला जा सकता है, इशारे कनाए किए जा सकते हैं, लेकिन जाके 70-70, 80-80 हजार, लाख वोट डब्बों में डाल दिए जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। मुस्लिम लीग जो है मेरी सियासी हरीफ है, लेकिन मुस्लिम लीग का एक वजन है पंजाब की सियासत के अंदर और बड़े वोट उठाते हैं वो,
तो मुस्लिम लीग ऐसा कोई दावा करे तो वह दावा दुरुस्त तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम मजाक खेज नहीं होगा। तो असद ये बताइएगा कि आप हालात को अभी देख रहे हैं, डामाडोल हो रहे हैं, इत्तेहादी भी बड़े सख्त तरीन बयानात आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये अभी ऑन ग्राउंड लोकल बॉडी इलेक्शंस की रोशनी में ही सिर्फ आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये अब एस्केलेट होंगे डिफरेंसेस? आज भी साबिर काम खानी ने कहा कि ये ना हुकूमत चलेगी ना ये असेंबली चलेगी, बाकायदा उन्होंने कहा मैं थूकता हूं। देखिए, इसके अंदर आपको पता है कि मैं आपके शो पे भी पहले बोल चुका हूं, मैं तो जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से बोल रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून की सियासत तो गर्क हो रही है ये हुकूमत करने से, और नुकसान उनका बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ उनके वो इत्तेहादी, खास तौर पे जो एक अवामी वोट लेकर आते हैं, जिनका वोटर जो है वो कोई बंधा हुआ वोटर नहीं है, उनको भी तो नुकसान हो रहा है ना। मसलन मैं अगर एमक्यूएम का खास तौर पर जिक्र करूं, एमक्यूएम को बेतहाशा नुकसान हुआ है कराची के अंदर इस हुकूमत के साथ खड़े होके, इस महंगाई के साथ। वो हमसे बात करते थे, वो कहते थे जी बाकी सब ठीक है, लेकिन देखें ना ये महंगाई जो है इसके ऊपर आपको जरूर कुछ करना पड़ेगा। अब उससे 3 गुना महंगाई हो गई है, तो आप सोचेंगे इस वक्त हो क्या रहा होगा एमक्यूएम के वोटर के साथ। यानी कि महंगाई उनका यू थिंक के कोर इशू था ही नहीं कभी? क्या किसी और प्रेशर में या किसी और वजह की वजह से उन्होंने ये फैसला किया? मेरे ख्याल में सियासी तौर पे अगर आप तज्जिया करें तो किसी सूरत भी एमक्यूएम का तहरीक इंसाफ को छोड़कर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ जाना जो है वो बनता ही नहीं था सियासी तौर पे अगर आप तज्जिया करें। कराची के अंदर जो उनका शहरी सिंध के अंदर वोट बैंक है, वहां तो कुव्वत ही सिर्फ एक है और तहरीक इंसाफ है। सारा मुकाबला उनका जो है वो सारा का सारा मुकाबला उनका जो उनकी बयानियां है, जो एमक्यूएम की सियासत है, हमारी नहीं है। एमक्यूएम की जो सियासत है वो तो सारी सियासत ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। मुस्लिम लीग नून का लेना देना कुछ नहीं है सिंध के साथ, तो इररेलेवेंट है उनके साथ जाकर उनका खड़ा होना, सियासी बुनियाद पे कोई बनता नहीं है। तो जो भी उन्होंने फैसला किया वो अपनी सियासत के लिए क्या बेहतर है उसको तो देख कर नहीं किया। नहीं, मगर उनकी सियासत का महवर और मरकज जो है वो बहरहाल कराची जरूर है, हैदराबाद है, और इधर लोकल बॉडी इलेक्शंस के हवाले से सीट एडजस्टमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग्स जो इतना तहरीरी मुआहिदा सामने किया, उन लोगों ने उसको रखते हुए सामने किया। आसिफ अली जरदारी साहब अभी तक तो डिलीवर कर नहीं पाए इसके ऊपर, क्या पूरा करेंगे इस मुआहिदे को आने वाले दिनों में? आपका क्या ख्याल है? वही तो मैं कह रहा हूं कि जो कोर एरिया है एमक्यूएम के इंटरेस्ट का, वो उनकी सियासत का महवर है शहरी सिंध। शहरी सिंध में हर पीपल्स पार्टी के 1 वोट की निस्बत 10 वोट पीटीआई का है। तो आपके ख्याल में सीट एडजस्टमेंट मंतकी किसके साथ बनती थी? नहीं, मतलब मेरा मतलब है हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है ना असद साहब, जो लेन देन करनी है, जो तरमीम करनी है, लेजिस्लेशन करनी है, ऑन ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग करनी है, इख्तियारात लेने हैं, वो तो सारे तहरीक इंसाफ देने की पोजीशन में नहीं, वो तो पीपल्स पार्टी है। ये बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं है। सिंध के अंदर सूबाई हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के पास थी, वफाक के अंदर हुकूमत तहरीक इंसाफ के पास थी। सियासी तौर पे आप किसी भी कराची वाले से जाके पूछ ले कि सबसे बड़ा सियासी इशू कराची के अंदर क्या है, वो मर्दमशुमारी है किसी से। और आप देखिएगा, ये अभी मैंने पहले भी कहा था, अभी हम निकलेंगे कैंपेन करने के लिए, पंजाब के बाई इलेक्शन हो जाए उसके बाद मैं खुद जाती तौर पर भी कराची जाके कैंपेन करूंगा। जो जितना बड़ा जुल्म किया गया है कराची के साथ, उस मर्दमशुमारी के ऊपर जो कराची का सबसे पुराना मुतालबा है, कराची का शहरी यकीन रखता है कि अगर एक फेयर इंसाफ पर मबनी, दयानत पर मबनी मर्दमशुमारी हो जाए तो कराची के ज्यादातर मसाइल जो है खत्म हो जाएंगे। हम उस रास्ते में बढ़ रहे थे, और ये आप देखिए कि उस मर्दमशुमारी के साथ अभी होने क्या वाला है। वो 2 से 3 महीने तो डिले उसका ऑलरेडी आ चुका है, यानी अगले इलेक्शन से पहले तो उसने मुकम्मल नहीं होना। अगला इलेक्शन होने जा रहा था इस मर्दमशुमारी पे, तो कराची का तो जो सबसे बड़ा सियासी इशू था वो तो डिलीवर पीटीआई कर रही थी। तो मैं वही बोल रहा हूं एमक्यूएम को तो, कि किसी सूरत में सियासी तज्जिए के अंदर ये बनता ही नहीं था कि एमक्यूएम जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाए किसी और पार्टी के साथ। क्यों कर गई फिर? ये तो वो बताएंगे आपको। जैसे मैंने कहा, मैं तो आपकी भी बैठकें लगती हैं, आपके कॉलीग्स रहे हैं, आपका यकीनन अभी भी उनसे मिलना जुलना होगा। मुझे बताइए कि कहीं एहसास नदामत या ये एहसास है कि गलती हो गई? नहीं, मेरे ख्याल में जब वो ये फैसला ले भी रहे थे तो उस वक्त भी उनको इदराक था कि इस फैसले के मुज़मरात उनकी सियासत के ऊपर क्या आएंगे। हाँ, जो उसके बाद जो इम्पोर्टेड हुकूमत की कारकर्दगी रही है और जिस तरीके से अवाम के अंदर जो उनकी
क्या कहना चाहिए, नफरत, मैं नहीं लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन गैर मकबूलियत जिस तेजी से बढ़ी है, वो इतना बड़ा उनको बोझ उठाना पड़ जाएगा इस इक़्तिदार के अंदर रह के, इसका शायद उनको अंदाजा नहीं था कि कितने बुरे हालात पैदा हो जाएंगे और उसके बाद उनको भी वो बोझ उठाना पड़ेगा। क्योंकि ये तो हम जाहिर है, हमें पता है कि एक बीएपी अगर निकलती है तो ये हुकूमत गिरती है, एक एमक्यूएम निकलती है तो ये हुकूमत गिरती है, पीएमएलक्यू के जो लोग टूट के गए में वो निकलते हैं तो हुकूमत गिरती है। तो इनमें से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं बरी जिम्मा हूं। जो भी हो रहा है, ये तमाम पार्टियां, इनके तमाम लीडर्स जो हैं वो पूरे तौर पर जिम्मेदार हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ा शायद मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ रहे हों, लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो है वो एमक्यूएम के ऊपर भी है, बीएपी के ऊपर भी है, पीएमएलक्यू के वो धड़ा जो वहां पर है उनके ऊपर भी है, जेयूआई पे भी है, पीपल्स पार्टी पर भी है। आपका सियासी तज्जिया क्या कहता है कि ये 1.5 साल फंस चुके हैं, अब मुकम्मल करेंगे ये अपना इस फैसले के ऊपर कायम रहेंगे इत्तेहादी, या फिर आपको लगता है कि बैक ट्रैक करने के पूरे इम्कानात हैं? ये इस पे मुनसर है कि दो चीजों के ऊपर, क्या ये फैसला करने के लिए आजाद है, क्या ये अपने फैसले खुद कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि इनका फलसफा क्या है फैसला साजी का। अंग्रेजी में कहते हैं मेहर, यू डोंट थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड, यानी आप मजीद पैसा एक नुकसानदेह कारोबार में और नहीं झोंकते। तो ये जो हुकूमत आई है ये एक नुकसानदेह कारोबार है। हाँ, इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, और एक सोच ये है कि जब इतना नुकसान हो ही गया है तो फिर पूरा अपना 14 महीने पूरे किए जाए। लेकिन इनको शायद अभी भी अंदाजा नहीं है कि हर गुजरते हुए महीने के साथ ये नुकसान बढ़ता चला जाएगा। आप अभी मुझसे लिख लीजिए, जुलाई का महीना जून से कहीं ज्यादा खराब आने वाला है, ज्यादा बदतर लोड शेडिंग होने वाली है, ज्यादा महंगाई होने वाली है। मैं साबिर कायम खानी ने तो 1 मिनट नहीं लगाया उनको ये याद दिलाने में कि हम इधर से उठ के 2 मिनट में इधर आके बैठ जाएंगे। साबिर कायम खानी को पता है कि हैदराबाद के अंदर तहरीके इंसाफ किस तरीके से हैदराबाद के शहरियों के लिए काम करने की कोशिश कर रही थी, और उनको पता है कि किस तरीके से उस काम में रोड़े अटकाने में आगे आगे पेश पीपल्स पार्टी थी। उनको पता है कि उनका वोटर जो है उसका शदीद नुकसान हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ जाने में और तहरीके इंसाफ की हुकूमत गिरने में। तो मुझे यकीन है कि साबिर कायम खानी के दिल की आवाज तो यही होगी कि वो 2 कदम चल के वापस इसी तरफ आ जाए। अच्छा, काफ लीग का बताइए सर, ये क्या मुअम्मा है कि वफाक में तो साथ बैठे हैं लेकिन पंजाब में हदायत जारी कर दी है कि हर कोई परवेज इलाही के लिए वोट डालेगा। ये क्या कर रही है जमात? कंफ्यूजन का शिकार है, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पहले यही तजिया था कि उनके मुफादात जो हैं, बड़े सियासी मुफादात जो हैं, वो तो अलग अलग हो गए हैं फैमिली के अंदर। बहुत ज्यादा तो मैं नहीं उस पर कॉमेंट करना चाहता, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि कुछ लोग समझ रहे थे ये बिल्कुल टोपी ड्रामा हो रहा है, ऐसा नहीं था। वाकई में एक दो राय वहां पे पाई जाती थी, लेकिन ये हमारी शुरू में ये उम्मीद थी कि कम से कम अपने फैमिली को तो सपोर्ट करने के लिए वो रहेंगे, और पंजाब में वो सपोर्ट करेंगे और यहां पर नहीं करेंगे, वफाक में नहीं करेंगे। ये तवक्को थी। अब देखें, जिस वक्त फैसला साजी और जल्द दिन आने वाले हैं, ये जो एक जाली हुकूमत बनी हुई है जिसकी कभी वोटिंग जो है वो गैलरीज में होती है असेंबली के, कभी वो होटल के अंदर होती है, कभी किसी कन्वेंशन सेंटर में होती है, उसके तो दिन खत्म होने वाले हैं। वो रिजर्व सीट्स वाला भी फैसला आ गया है, 63A का भी फैसला आ गया है, तो इसके तो दिन खत्म होने वाले हैं। देखें उस दिन जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन कहां खड़े होते हैं। आप लोगों की कोशिशें जारी हैं कि स्पेशली इस फैसले की रोशनी में कि जमात जो है परवेज इलाही के साथ खड़ी रहेगी पंजाब में, कि कहीं ना कहीं जो रूठे हुए पुराने साथी हैं जो वफाक में जाके नून लीग के साथ, इनके साथ जाके मिल गए, उनको भी वापस लाया जाए? ताहिर बशीर चीमा हो, आपके सालिक हुसैन हो। सियासत में जी दरवाजे खुले रहते हैं। जिनके खिलाफ नजरियाती पूरी जद्दोजहद है इमरान खान की, वो जो 2-3 जमातें हैं उनको छोड़ के बाकी सबके साथ सियासी बुनियाद के ऊपर बातचीत की जा सकती है, और किसी चीज को खारिज अज़ इम्कान नहीं। यानी कि मां सिवाय पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई फे, आप लोग एक बार फिर एमक्यूएम, बाप, इन सब के साथ बैठने को तैयार हैं? जी बिल्कुल, बातचीत हो सकती है। ये तो सियासी मुफाहमत है ना, ये कोई नजरियाती तौर पर तो हम एक नहीं है। इनमें से कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनकी सियासत और हमारी सियासत जो है वो कुदरती तौर पे अलाई बनते हैं, लेकिन एक सियासी इत्तेहाद है, और वो सियासी इत्तेहाद जो है उसको खारिज अज़ इम्कान नहीं ठहराया जा सकता। पहले अगर हो सकता था तो मुस्तकबिल में भी हो सकता है।
असद साहब, आपने कहा कि अब जुलाई में तो और भी बुरी लोड शेडिंग होगी और हालात खराब होंगे। ये जीरो से हटा के लेवी को अब 50 रुपए क्या होता है उसकी मंजूरी दे दी गई है। तो इवन दो मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि अभी इसको लगाने का कोई प्लान नहीं है, आप यकीन कर रहे हैं उनकी बात पे? नहीं जी, जहां तक हमारी मालूमात हैं, जो MEFP आया है IMF के पास से, उसके अंदर यह कहा गया है कि पहले यह था कि ये अगले साल में यकमुश्त नहीं लगाना था, लेकिन पहले खबर यह थी कि ये एक साल के अंदर, अगले साल के अंदर इसको 0 से शुरू करके 50 तक लेके जाना है। अब जो नया MEFP आया है उसके अंदर हमारी मालूमात के मुताबिक ये लिखा है कि सितंबर तक इसको 50 रुपए पे लेके जाना है। तो वो जो भी 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए जो जुलाई के अंदर उनको करने पड़ेंगे वो होगा। बिजली की कीमतें जो हैं वो आपने देख लिया, उसके फैसले आ गए। जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जो है वो उसको, और अगर मैं बेस रेट की इंक्रीज को शामिल कर लूं तो तकरीबन बिजली के निर्ख जो है वो 2 गुना बढ़ने वाले हैं उससे मुकाबले में जहां पे इमरान खान अपनी हुकूमत छोड़ के गए थे। लोड शेडिंग, बदतरीन लोड शेडिंग होने वाली है। LNG खरीदने से कासिर रहे हैं, कोयले की भी शॉर्टेज हुई हुई है इस वक्त मुल्क के अंदर। ये अगर आपको याद हो, सर्दियों के अंदर जिस वक्त सारी दुनिया LNG के पीछे भाग रही होती है और शॉर्टेज होती है, उस वक्त एक कार्गो 1 महीने में नहीं आया था और इन्होंने तूफान खड़ा कर दिया था। अब ये जुलाई के महीने के लिए कार्गोज, जहां पे निस्बतन सबसे आसान टाइम होता है खरीदने का, उसके अंदर ये नहीं खरीद सके हैं और उसकी वजह से इंतहाई शदीद लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। बेतहाशा लोड शेडिंग तो ये कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बदतर होने वाली है जुलाई के महीने। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, स्टे विद अस, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन। बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब से। बट टू बी फेयर असद साहब, जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल भी आपके सामने है, यानी कि एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की डिमांड उठ चुकी है LNG के लिए भी। आप देख रहे हैं आपके सामने हालात है। EU ने $62 अरब की कतर को डील कर ली है उनके साथ बैठ के। आप देख रहे हैं कि यानी कि डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी नहीं है। जिधर कहां $4 से $6 की आपको मिल जाती थी गैस, अब वो आपको 40 से कम की नहीं मिल रही। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप भी आज हुकूमत में होते, वुड यू नॉट वेरी वेल बी फेसिंग द सेम सर्कमस्टांसेस? मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं कि आप प्लीज जाएं और गूगल करके ये चेक कर लें कि मैं भी जो बात कहने वाला हूं ये दुरुस्त है या नहीं है। आप पिछली सर्दियों के अंदर जाएं, दिसंबर जनवरी के महीने को उठाकर देखें, दुनिया में शदीद किल्लत थी LNG की। जो आप एक्सेप्शनल क्राइसिस की बात करिए, वो एक्सेप्शनल क्राइसिस खड़ा हो चुका था। यूरोप के अंदर शॉर्टेजेस हो रहे थे गैस की वजह से, बिजली की लोड शेडिंग हो रही थी यूरोपीय ममालिक के अंदर। उन हालात के अंदर सिर्फ एक कार्गो शॉर्ट था हमारा। तो ऐसा नहीं है कि ये अब हमें कुछ कयासराई करने की जरूरत है कि अगर सूरत हाल ऐसी होती तो हम क्या करते। हम तो गुजर के आए, चंद माह पहले गुजर के आए। मैं बिल्कुल एक मिनट के लिए भी आपकी बात को कंटेस्ट नहीं करूंगी, बिकॉज यू 100% राइट। बिल्कुल किल्लत थी, बिल्कुल डिमांड बहुत ज्यादा थी, बट रशिया और यूक्रेन की वॉर छिड़ी नहीं थी उस टाइम तक। तब तक सैंक्शंस नहीं लगी थी, तब तक ग्लोबल रियलिटी तब्दील नहीं हुई थी। आप लोग अभी तक भी जब गए हैं तो क्रूड ऑयल की प्राइस क्या थी व्हेन यू लास्ट लेफ्ट? अभी क्या 120 से 116 की हुई है अभी। मेरा मतलब है कि दिस इज अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स एंड द वॉर इज नॉट अबाउट टू लेट अप एनी टाइम सून। सो दो मुख्तलिफ चीजें हैं, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक कीमत है और एक अवेलेबिलिटी है। यहां पर तो वो कह रहे हैं हम खरीदने में नाकाम हो गए। हम कीमत की बात नहीं कर रहे हैं। कीमत अगर बढ़ गई थी तो बढ़ गई थी, अफोर्ड नहीं कर सकते ना। मसला यही है, अवेलेबिलिटी जो है वो कीमत को डिक्टेट कर रही है। आपका या तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अपना खराब कर लीजिए। यू डोंट हैव द डॉलर्स टू बाय दिस फ्यूल, यू कांट अफोर्ड इट। अब इधर आ जाए, इधर ही आ रहा था मैं, इधर ही आ रहा था। थैंक यू, आप वहां पे लेके आ गई हैं। लेकिन आप जो कीमत की बात कर रही थी, हमाद अजहर की ट्वीट दिसंबर की उठा के देख लें। यूरोप के अंदर $34 से $36 की LNG उस वक्त भी खरीदी जा रही थी। अभी जो $40 आपके पास ऑफर आई है, ये कोई बहुत ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मुख्तलिफ नहीं है उस वक्त की प्राइस से। असल चीज क्या हुई है देखें, जिस वक्त ये करारदाद आई ना, अदम एतमाद की तहरीक आई, उस अदम एतमाद की तहरीक ने एक इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल को जन्म दिया। और उसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला के इनफ्लोज भी हो रहे होते हैं और आउटफ्लोज भी हो रहे होते हैं। और उमूमी तौर पर इनफ्लोज कम होते हैं पाकिस्तान के और आउटफ्लोज ज्यादा होते हैं, और उसका जो फर्क है वो कर्जे लेके पूरा किया जाता है। जब हमारी ये सूरत हाल गैर यकीनी पैदा हुई तो हमारे जितने भी इनफ्लोज हो रहे थे वो बिल्कुल फ्रीज होके रह गए।
और हुआ यह कि हमारे सिर्फ 3 महीने के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर आधे रह गए, 16.4 बिलियन डॉलर से गिर के 8.2 बिलियन डॉलर पे आ गए। जब इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई तो हो क्या रहा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बैंक्स के पास चली गई सख्ती कि आपने बाहर की सब पेमेंट्स पे एलसीज वगैरह के ऊपर रोक रोक के पेमेंट करनी है। जो $5 लाख की दिन की लिमिट होती थी उसको $1 लाख पे ले आया गया। इसी तरीके से आपने लोड शेडिंग बढ़ा दी सिर्फ इसलिए ताकि डॉलर कम खर्च हो आपको बाहर ले जाने के लिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप, जड़ पे पहुंच गई हैं इस मसले के, और ये मसला खड़ा हुआ है अदम एतमाद की तहरीक और उसके बाद जो हुकूमत बदली गई है उसकी वजह से, और जो गैर यकीनी सूरत हाल हुई है। ठीक है, यानी कि दिस इज ऑल सोर्सिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सो टू से। एब्सोल्युटली, ये जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई है ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आई है। एंड सर मुझे ये बताइएगा कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जब बाकी हालात इस तरह के हैं, यानी कि ये ना हम 3 में ना 13 में, स्टक बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, do you have no sympathy for this government? It could very well have been you at this time कि अगर ऐसी गैर मामले गो के आपने समझाया कि चलो भाई हम सही चल रहे थे, बट द फैक्ट रिमेन्स कि कहीं ना कहीं तो मुईशत के जो हमारे हालात हैं, कहीं ना कहीं तो वी नीड टू एक्सटेंड एन आर्म, मगर हम क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल ऑपोजिट बयानिया दिया जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि वी आर आउट ऑफ द वुड्स, वी आर आउट ऑफ डेंजर, हम उस डेंजर बैंकरप्सी के डेंजर से निकल आए हैं। शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि भाई वी आर हेडेड टुवर्ड्स एन इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि दो एक्सट्रीम्स हैं, द ट्रूथ सीम्स टू बी अ कैजुअलिटी समवेयर इन बिटवीन। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि अल्लाह मिफ्ता इस्माइल को सच साबित करे। जाहिर है हम सब पाकिस्तानी हैं पहले, और हम खैर चाहेंगे पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये इस वक्त कहना कि वी आर आउट ऑफ द वुड्स, तो फिर पता नहीं किस कलर साबित करे और हदायत भी दे, दुआ थोड़ी सी बड़ी करने में। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं आपको ऑफर करता हूँ, मैं बहुत बड़ी ऑफर की, और ये मैं पहले कर चुका हूँ बंद कमरों के अंदर, अब मैं आपके साथ ऑन एयर ऑफर कर देता हूँ। देखिए हमदर्दी मुझे बहुत है, इनके साथ नहीं है, मुझे पाकिस्तान के साथ हमदर्दी है। और जो हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान की तबाही आ रही है, जो तरीकेकार यहां से निकलने का था, पहले कर देते तो कम तबाही होती, अब ज्यादा तबाही हो चुकी है, लेकिन अभी भी यहां से निकलने का तरीकाकार ये है, आप एक फ्रेश इलेक्शन कॉल करें, एक टेक्नोक्रेटिक इंटरिम गवर्नमेंट को 3 महीने के लिए लेके आए, जो बड़े माशी फैसले हैं, सारी जमातें, बड़ी जमातें जो हैं वो इंटरिम गवर्नमेंट के फैसलों को सपोर्ट करें, ताकि पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ फैसले हो सके, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी खत्म हो सके, इन्वेस्टर को पता हो कि आगे 90 दिन के बाद इलेक्शन होके आना है, और जो भी वोट लेके आएगा उसी को हुकूमत मिलेगी, और वो उसके बाद कम से कम 3 साल 4 साल 5 साल हुकूमत करेगा। ये इस वक्त जो हम कर रहे हैं तो ज़हर कातिल है पाकिस्तान के लिए। सर आप कह रहे हैं कि सिचुएशन बिल्कुल सैल्वेजेबल है, मगर हमारी तो खबरें अभी भी हैं सर कि अक्टूबर नवंबर के अंदर ये खुद हैंड ओवर कर देंगे केयर टेकर सेटअप को। आप मौसम भी बेहतर होगा, गर्मी भी नहीं होगी, लोड शेडिंग भी इतनी नहीं होगी कंपैरेटिवली, इनके लिए कदरे बेहतर सिचुएशन होगी टू वॉक ऑफ एंड कॉल फॉर नेक्स्ट इलेक्शंस। ये देखें, ये इनकी गलत फहमी है। मैं आपको पहले भी बोल चुका, मैं कई दफा, अब तो मैं रेगुलरली टीवी पे ये बोलता हूं, सियासी तौर पे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैसियत से मेरे इंटरेस्ट में है कि ये करें, 3-4 महीने और हुकूमत करें। ये तो अपना बेड़ा गर्क करते चले जा रहे हैं। सिर्फ मसला छोटा सा ये है कि मुल्क का नुकसान हो रहा है, और इसीलिए जो मैंने अभी ऑफर की, एक बहुत बड़ी ऑफर है, ये छोटी ऑफर नहीं थी, ये एक बड़ी ऑफर है। सियासी तौर पे मेरी इंटरेस्ट में नहीं है, लेकिन मुल्क के ये इंटरेस्ट में, इसलिए मैं ये ऑफर कर रहा था। लेकिन सियासी तौर पर अगर आप मुझसे पूछें, बेशक करें, और 3 महीने करें, और अपनी सियासत का बेड़ा गर्क करें, मैं और आसानी से इलेक्शन जीतूं। आपको क्या लग रहा है वैसे कि ये आपको बहैसियत सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ, ऑल्सो विद जो पोर्टफोलियोज आपने रखे हुए हैं, आपको किसी ने रीच आउट किया है कि आइए इनकी मदद करें, या सब साथ बैठे एंड शो अ यूनाइटेड फ्रंट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी? देखें, ये तो शौकत तरीन साहब बता चुके हैं कि क्या हुआ उनको था। तो किया, आपको किया नहीं जी, मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और मैं जो हूं, मैं बार बार हमेशा कहता हूं, ये काम वैसे भी ये फोन कॉल्स वहां से नहीं आनी चाहिए, ये सियासतदानों के हल करने के मसले हैं, और सियासतदानों ने मिलकर सर टैक्सों की भरमार के बावजूद बजट तो पास करा लिया, आपने देखा, कर रहे हैं सियासतदान काम। अब आपके दौर में तो कॉल्स करा के लोगों को लाना पड़ता था वोट डालने। बजट तो उन्होंने ये अब छोड़ दे ना कि फोन कॉल है। अच्छा, आपके ख्याल में बंद हो गई फोन कॉल्स? यास्मीन राशिद तो कुछ और बता रही थी मुझे, वो आप छोड़ दें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने बजट तो छोटी चीज पास कराई है, असल तो उन्होंने जो चाबुकदस्ती दिखाई है, वो जो नैब कानून की तरमीम की है, और 1000 अरब रुपए से ज्यादा के केसेस बैक जुम्बिश कलम उन्होंने उड़ा के रख दिए हैं,
और जिसके ऊपर पाकिस्तानियों को तो छोड़ें, IMF तिलमिला उठी है। IMF ने कहा है कि ये क्या तबाही कर दी है आपने, टास्क फोर्स बनाए और ये प्रायर एक्शन बनाया है कि ये जो अगला प्रोग्राम की एक्सटेंशन है उससे पहले पहले एक टास्क फोर्स बनाए जो अकाउंटेबिलिटी के एहतसाब के कवानीन का जायजा ले और कोई तगड़ा कानून आए जिससे चोरी रुक सके, क्योंकि उनको डर ये है कि ये $8 बिलियन जो मांग रहे हैं उसमें से पता नहीं कितने और सरे के महल और डायमंड के नेकलेस और दुबई के टावर खड़े हो जाएंगे। ये इमरान खान साहब बड़ा कैजुअली कह देते हैं कि भाई ये अपनी आधी जायदादें वापस ले आए, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, हमारे मुल्क की मसले हल हो जाएं। आई मीन यू हैव अ फेयर इकोनॉमिक माइंड, यू हैव बीन एज इकोनॉमिक एडवाइजर फॉर द लास्ट डेकेड सर, एज लॉन्ग एज आई हैव बीन लुकिंग एट यू। तो वाई खान साहब ये क्या अवाम के लिए ओवर सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में जो असल इम्पैक्ट उसका होगा ना, जिस तरीके से IMF के माहिदे का जब बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं सिर्फ $6 बिलियन का तो माहिदा है, वो भी 3 साल के अंदर, $2 बिलियन साल का तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को तो जरूरत 25 से 30 बिलियन डॉलर की होती है सालाना, लेकिन वो $2 बिलियन जो है ना वो कुंजी होती है बाकी $25 बिलियन को खोलने के लिए। इसलिए आसान रास्ता है, मेरे ख्याल में ये जरा मुश्किल रास्ता लेना चाहिए मुल्क के लिए, लॉन्ग टर्म में वो बेहतर होगा, लेकिन ये आसान रास्ता है। तो तमाम हुकूमतें यही 3.5 साल आप लोग रहे, एसेट रिकवरी यूनिट बनाया, कितने पैसे इनके आप वापस ले आए जो अब इनसे इल्तिजा कर रहे हैं? खैर उन्होंने जो नैब की रिकवरी जो है वो 10 गुना इजाफा हुआ बनिस्बत जो एसेट रिकवरी यूनिट ने क्या किया सर? हुकूमत नहीं करी थी एसेट रिकवरी, वो तो शहजाद अकबर साहब बताएंगे कि एसेट रिकवरी में सच्ची बात है कि मुझे नहीं पता कि एसेट रिकवरी यूनिट इटसेल्फ ने क्या किया। ISUN के नैब में जो केसेस जा रहे थे उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन होगी, लेकिन नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा था। खैर आपने जो सवाल पूछा था ना, मैं उसका जवाब दे रहा था, और वो जवाब ये है कि जब लोगों को नजर आएगा ना, जब जो लीडरशिप है, जो लोग फैसला साजी कर रहे हैं, जो कानून साजी कर रहे हैं, जब उनकी चोरी रुक जाएगी तो फिर वो खुद ब खुद नीचे चोरी रोकने की कोशिश करेंगे। जब वो खुद चोरी करना चाहते हैं, या आप किसी से इकोनॉमिक एक्सपर्ट से पूछ लें कि ये पाकिस्तान में दरवाजे खुले कैसे थे आसानी से चोरी करके पैसा बाहर ले जाने के, ये 1992-93 के कानून है, क्योंकि उस वक्त के हुक्मरानों ने फैसला किया कि पैसा इधर से बना के मुल्क के बाहर लेके जाना है, और वो पीरा और फेरा और ये कानून लेके आए और उससे सारे दरवाजे खोले गए। तो इमरान खान जो बात कहते हैं वो उस पैसे की बराह रास्त जो है उसकी भी एक अहमियत है, लेकिन सिर्फ उससे मसला नहीं हल होगा, लेकिन उससे जो निजाम की बेहतरी आएगी उससे मसला जरूर हल हो सकता है। ठीक है सर, मगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो आज भी सवाल करना है कि भाई किधर है वो अरबों रुपए जो आप लोगों ने वसूलियां ली, उसके अंदर भी अभी तक ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई दी। क्या आपको लगता है पिछले 3.5 सालों में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कन्विक्शंस, नहीं हुई कन्विक्शंस, हर कोई अंदर गया, ड्राई क्लीन होकर बाहर आ गया, बल्कि मजीद सिंपैथीज ली और मजीद उनका बयानिया जो है उसको तकवीयत मिली कि इधर पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी, हमारे ऊपर निकला कुछ नहीं, अदालतों के फैसले हमारे पास मौजूद हैं कि किस तरह गलत लोगों को पाबंदी से लासिल रखा गया, और एक दो हफ्ते के लिए नहीं, साल। आपको लगता है पिछले 3.5 सालों में आपके ये करप्शन के और एहतसाब के बयानिए को काफी मार नहीं पिटी? व्हाट डू यू हैव टू शो? नहीं, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। क्या एहतसाब के अंदर वो कामयाबी जो हम सब देखना चाहते थे, सबसे ज्यादा इमरान खान देखना चाहते थे, पाकिस्तान की अवाम देखना चाहती थी, क्या वो हासिल हुआ? नहीं हुआ, उसके वो कामयाबी नहीं हासिल हुई। क्या करप्शन के बयानिए को डिफीट हुई? बिल्कुल भी नहीं। आज भी अगर आप पाकिस्तान के अवाम से पूछ लें तो आज पाकिस्तान के अवाम उससे ज्यादा बाशऊर है और उनको ज्यादा समझ है कि इस करप्शन से उनकी जिंदगी किस तरीके से खराब होती है। तो इसमें कोई शक नहीं। और जहां तक केसेस की बात है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, बिल्कुल 2 तरीके से नुकसान पहुंचा। एक वो कि जो स्याह और सफेद केसेस थे जिसमें कोई इबाम ही नहीं, उनमें तारीखें लगती जा रही हैं, कोई फैसला ही नहीं हो रहा। और ऐसे भी केसेस हुए जहां मेरे सियासी हरीफ ऐसे थे जिनके खिलाफ केसेस बनाए गए, जिनका सर ना था पैर था, वो खामखाई में वो हीरो भी बन गए और लोगों में वो पूरे एहतसाब के अमल के ऊपर सवालिया निशान भी पैदा हुए। तो वो इदारे हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उनका अच्छा बुरा जो है, वो अच्छा भी उनका है, वो बुरा भी उनका है, दोनों चीजें उनकी हैं। लेकिन बिल्कुल उस एहतसाबी अमल को और बहुत बेहतर होने की जरूरत है। थोड़ा सा वक्फा लेंगे, स्टे विद अस, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन। बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब से। लुकिंग फॉरवर्ड सर, क्या साजिश का बयानिया आपको इलेक्शन जितवा सकता है? क्योंकि अमेरिका साजिश पर तो सियासत करते जमात इस्लामी हो या इनको तो 70 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, मगर वो इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके। अब ये नारा दिलकश जरूर है, इधर लोगों को अपील करता है, मगर क्या ग्राउंड में इसकी पजीराई है?
देखें, जो अगर आप देखें पाकिस्तान की जो सर्वेज आ रहे हैं इस वक्त, आप गैलप का सर्वे उठा के देख लें। गैलप जाहिर है कोई ये नहीं एक्यूज करेगा कि गैलप जो है उसका कोई तरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक है। तो इमरान खान की मकबूलियत देखें, आप वापस चले जाएं फरवरी के महीने में, वहां पर देखें क्या थी। फिर उसके बाद जब हुकूमत हटाई गई तो उस हटाने के फौरन बाद एक जो बयानिया सामने आया, जो लोगों ने देखा रात को 12 बजे अदालतें खुल रही हैं, सिंध हाउस में क्या हो रहा है, और वो सब चीजें देख के मकबूलियत इमरान खान की ये तो सर्विस मेरे सामने है सर, मगर चकवाल, अटक, फतेह जंग, इधर तो आपको पता है किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्या इदारों के खिलाफ बातें, नारे, उनके ऊपर पाकिस्तान मुखालिफ कोई काम करने की बयानिए, क्या ये उधर काम आएंगे? मेरे लिए इस वक्त जो सबसे सेफ कॉन्स्टिट्यूंसीज है ना, ये सबसे सेफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इस वक्त हमारी हैं, जिसको हम आर्मी रिक्रूटमेंट बेल्ट बोलते हैं। यही जो आप बोल रहे हैं ना, ये शुमाली पंजाब जहां पे ज़राअत हमारी खत्म होती है या कम हो जाती है, उसके बाद वो जो बेल्ट शुरू होती है और वो सवाबी मैदान तक जाती है, वो पूरी बेल्ट अगर आप उठा के देखें, वो तहरीक इंसाफ ने स्वीप की हुई है। और आज भी अगर आप सर्वे करा के दें, मैं बार बार ये ऑफर करता हूं, आज आप सर्वे करा के देख लें, पाकिस्तान फौज के जवान भी और अफसरों के अंदर भी आपको नजर आएगा कोई लीडर इमरान खान के करीब भी नहीं है मकबूलियत के अंदर। और कोई इदारों के इमरान खान ने जिस तरीके से इदारे का दिफा किया, इमरान खान कहते हैं मुझसे ज्यादा पाकिस्तान को जरूरत है, इदारों पे तो उन्होंने खिलाफ कभी बात ही नहीं की। अब मुझे ऐसा बताइए कि मुझे याद है इमरान खान साहब ने अपनी तहरीक का आगाज करप्शन के खिलाफ किया। 2002 में भी इलेक्शन भी जीत गए, लेकिन एक सीट जीते। उसके साथ हमने ये भी देखा कि उन्होंने फिर 2013 में भी सीटें जीती, मगर अमेरिका मुखालिफ बयानिया या फिर अमेरिका कि इस तरह का कोई भी बयानिया नहीं था एट दैट टाइम। ना ही 2013 के अंदर इलेक्शन में वो उतरे, ना ही तब 2018 के अंदर ये बातें हुई। यू फील कि इन सब अदवार से लेके आज आप ज्यादा मजबूत पोजीशन में देन एनी टाइम बिफोर? जी बिल्कुल मेरा ये है, और उसकी वजह जो बनी, देखिए इमरान खान की पॉलिसी में कोई नहीं तब्दीली आई, बुनियादी सुतून जो है वो वही है। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ बात की थी 26 साल पहले, आज भी वही कर रहे हैं। इमरान खान ने खुद मुख्तारी की बात की थी, पहले भी की थी, आज भी वही है। 2013 का मैं आपको याद दिला दूं, कुछ लोगों का तज्जिया ये था कि उस एक जवाब ने इमरान खान को 2013 का इलेक्शन हरवा दिया। नजम सेठी ने इंटरव्यू किया था इमरान खान का 2 पार्ट के अंदर, और उसमें एक सवाल उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा अच्छा इमरान चले आप जीत गए इलेक्शन, आपकी सुनामी आ गई, अब इलेक्शन जीत गया, वजीर आजम बन गए, अब एक ड्रोन आ रहा है, अब आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान एयरफोर्स को कहूंगा इसको शूट इट डाउन। तो इमरान खान का वो एब्सोल्युटली नॉट जो है ना, वो हमेशा, वो भी 26 साल से नहीं बदला है। जिस वजह से मेरे ख्याल में जो 2 चीजें जो तब्दील हुई हैं, जिसकी वजह से ज्यादा आज मकबूलियत है इमरान खान की, एक तो 3.5 साल में जिस तरीके से कमजोर तबकों के लिए इमरान खान ने काम किया, वो शायद इमरान खान से तवक्को से कहीं ज्यादा था। ये इमरान खान का बयानिया अगर पहले 15-16 साल का देखें तो उसमें इतनी बुनियादी ये हैसियत नहीं रखता था जितना उनके वजारत उज़्मा के बाद नजर आया। जो एहसास का प्रोग्राम दुनिया की बेहतरीन इदारों से उसकी पजीराई हो रही है, एक वो चीज जो है वो बुनियाद बनी। और दूसरी, जब ये हुकूमत वापस आई, ये पूरी साजिश हुई, वो साजिश से तो लोग नाखुश थे, लेकिन उस साजिश के जब अवाम के ऊपर असरात जिंदगी पर नजर आना शुरू हुए ना, जब उनकी जेब के ऊपर वो असर आना शुरू हुआ, जब उनकी लोड शेडिंग और गर्मी पर असर आना शुरू हुआ, ये चीजें मिलकर इस वक्त जो है वो इमरान खान की इस वक्त जो अवाम में मकबूलियत है उसकी बुनियाद बने दें। तो सर अब ये सारा कुछ मिल के अब आप लोगों के फेवर में जा रहा है। आप मैंने इसलिए पहले भी पूछा, आज आप क्या मुख्तलिफ करते? आपने वो फरमा दिया कि शायद हमें जरूरत ही ना पड़ती, लेकिन PLD सब्सिडीज, दीगर शराइत जो अब IMF की मानिए, इससे यकीनन मुश्किल आएगी। लेकिन डार साहब भी वापस आ रहे हैं, मे बी इट्स हैंडेड ओवर टू हिम। कहीं ना कहीं अगर इनको रे ऑफ होप मिल गई, दोस्त ममालिक भी हैंड ओवर हो गए, एक दफा पटरी पे गाड़ी चल गई, टाइम तो आपके बयानिए को कमजोर कर रहा है। आई मीन आप कह रहे थे कि हमें ये सूट करता है, मगर क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि वक्त के साथ साथ क्या आप सस्टेन कर पाएंगे इस बयानिए को, अपने उस वोटर के गमो गुस्से को, कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद लीडरलेस लोग बाहर निकल आए थे और इतने बड़े हजूम में कि जो हमने तारीख में कभी नहीं देखा, तो जस्ट वक्त के साथ साथ बंदा ठंडा हो जाता है। वक्त के साथ साथ रोज गर्मी के अंदर बाहर निकल के सड़कों पे शायद ना आने के लिए लोगों में इतनी हिम्मत हो, लेकिन फिर मैं वही सर्वेज की बात करूंगा। गैलप का सर्वे उठा के देख लें। ठीक है, मुझे सर बताइए, पंजाब के ये जो बाई इलेक्शंस हैं, ये कितने मेक और ब्रेक हैं आपके लिए? ये इंतहाई जी, ये पंजाब का बाई इलेक्शन से फैसला होने वाला है कि पंजाब की हुकूमत किसकी होगी।
और पंजाब की हुकूमत वाज़े तौर पे इस वक्त जो नजर आ रहा है वो तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हुकूमत बनने के लिए जा रही है पंजाब में। और उसके बाद नवाज शरीफ इससे गुजर चुके हैं कि खाली इस्लामाबाद का वजीर आज़म होने का मकसद मुंतहा कुछ नहीं होता, तो शहबाज शरीफ ने खुद ही उसके बाद इलेक्शन कॉल कर लेने। ठीक है। और इसके अंदर अब आप लोगों की तो अपने जो सर्वेज आए हैं, जो मेरे जराए भी बता रहे हैं, मैंने दोनों तरफ से सर्वेज इंटरनल देखे हैं सर, आप लोग तो इतने पुरुमीद नहीं दिखाई दे रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी तो ऑन रिकॉर्ड भी कह चुके कि 2 सीटें ही निकलनी है बस। नहीं, ये मैं 100%, मुझे किसी और ने भी बोला कि शाह महमूद ने कहा 2 सीटें निकली, बिल्कुल गलत बात है। शाह महमूद सवाल ही पैदा नहीं होता है, उन्होंने ये कहा। हमारी इंटरनल मीटिंग्स के अंदर मुझे पता है, मेरी आपको ये बता दूं, जो सर्वे हमने करवाए में, वो जो सर्वे सबके पास है ना, जो हमने सबसे मुश्किल 7 सीटें थी उनके सर्वे कराए, और उन सबसे मुश्किल 7 सीट्स के अंदर आपको पता है उस सर्वे के अंदर हमें अददी अक्सरियत नजर आ रही है, कम है लेकिन अददी अक्सरियत नजर आ रही है। तो बाकी 13 सीटें जो हमारी मजबूत सीटें हैं वो तो उसके ऊपर है। और आपको मगर पता सर, है कि आपको क्या ये वक्त लेके अपनी तंजीम साजी पे भी तो मेरी खान साहब से बात भी हुई, फ्रैंकली मैंने उनको ये तजवीज भी की कि इस वक्त को एक सिल्वर लाइनिंग की तरह भी लीजिए, अपनी तंजीम साजी करें। शाह महमूद कुरैशी का बयान भी आ गया कि मेरी तो अपनी जमात ने मुझे 2018 में पंजाब से जीतने नहीं दिया। आई मीन आपकी अपने गलतियां हैं, तंजीम साजी के अंदर गलतियां हैं, लूप होल्स हैं, निचली सतह तक मुनज़्ज़म नहीं है जमात। क्या ये वक्त लेके उस पर काम नहीं करना चाहिए कि बार बार एक ही एतराफ ना किया जाए कि वाकई गलत टिकट दे दिए, गलती सुन ली, नीचे तक मुनज़्ज़म नहीं थे, ऑर्गेनाइज नहीं थे? देखिए, शाह महमूद कुरैशी जिस सीट की बात कर रहे हैं उस सीट का आपको पता है, उसकी पूरी स्टोरी आपको पता है, मैं नहीं इसको टीवी पे दोहराना नहीं चाहता। वो स्टोरी, उसका तहरीक इंसाफ की ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं था, वो एक खुसूसी नौयत की सिचुएशन थी। 2018 में मैं फिर 1.5 करोड़ से ज्यादा इमरान खान को वोट पड़ा और हुकूमत बनी, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो ठीक कर ही रहे थे कि जिसकी वजह से कामयाबी हुई। क्या तंजीम साजी के अंदर और बहुत बेहतरी की गुंजाइश है? बिल्कुल है, 100% है, और उसके ऊपर काम हो भी रहा है और मजीद काम होने की जरूरत है। इस वक्त जो सूरत हाल बनी भी है, क्योंकि हम एक तहरीक के अंदर हैं, तो तहरीक चलाना और उसके साथ तंजीम साजी करना, वो दोनों साथ काम लेके चलना जरा सा मुश्किल होता है। इस वक्त तहरीक हावी है, तंजीम साजी पे काम हो रहा है, लेकिन उस स्पेस पे नहीं हो रहा जिस पे हो सकता है। लेकिन आपकी अच्छा बात समझाया, बेहतर समझाया आपने सर। मगर अब जो तहरीक जारी है उसके ऊपर तो राना सनाउल्लाह भी हावी है, तो कितनी देर तक एट बे रखेंगे उन्हें भी? तहरीक तो फिर इसी सनाउल्लाह को 25 मई को जितनी बड़ी शिकस्त हुई थी कि उन्होंने पिछले 40 साल की सबसे बड़ी रियासती कुव्वत इस्तेमाल कर ली, तशद्दुद करके देख लिया, 3,500 लोगों को उठा के अंदर फेंक दिया, और उसके बाद बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, जो अगेन पिछले 40 साल में कभी भी नहीं हुआ कि जिस वक्त हुकूमत तशद्दुद कर रही हो और दबाव डाल रही हो तो हो सके। तो वो तो पहली दफा बुरी तरीके से नाकाम हो सके। अब ये हफ्ते के तारीख जो है, एक जलसा है, जाहिर है उसको तो रोक नहीं सकते। आप देखेंगे इमरान खान के साथ कितनी अवाम की कुव्वत खड़ी हुई है। सर, आने वाले दिनों में इसी तरह के जलसे ही करते रहेंगे या एक बार फिर लॉन्ग मार्च टुवर्ड्स इस्लामाबाद भी प्लान है, या उसको अब छोड़ दिया है? क्योंकि ये आप साबित कर दिया है इस हुकूमत ने कि वो मजाक नहीं है। देखें, ये एक से ज्यादा तरीकेकार इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारी अदालतों के अंदर भी जंग चल रही है और बड़ी उसके अंदर पेशरफ भी हुई है। 63A का फैसला बहुत बड़ा फैसला है, एक छोटा फैसला नहीं है, और कल उम्मीद है कि एक और बड़ा फैसला उसी 63A से जुड़ा हुआ कल भी आ जाएगा। तो कई हमारे लीगल जो हमारा फ्रंट है, जो बैटल लड़ रहे हैं, उसके अंदर हमें कामयाबियां हासिल हुई हैं। इसी तरीके से मोबिलाइजेशन जो है लोगों की, वो एक अलग केस चल रहा है। और तीसरा, ये जो बाई इलेक्शन आ रहे हैं, वो तीसरा मैदान है। तो 3 मैदान के अंदर इस वक्त काम हो रहा है, और तहरीकें जो है वो चलती हैं।